पीसी शर्मा जी आप आ जाओ। उधर पीसी भैया। हाँ जयराम जी भैया एक उधर भूपेंद्र अरे एक 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 तो अपनी तरफ मैंने कुछ बात किया हुआ है। हाँ ये ऊपर वाली इसमें मार्क कीजिए इसी में किया एक गेम किया फिर आपने निकालो कौन सी मार्क किया। पत्रकार वार्ता में उपस्थित मीडिया के सभी सम्मानित साथियों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आज की इस पत्रकार वार्ता को पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी संबोधित करेंगे। अब बगैर किसी औपचारिकता के मैं आदरणीय कमलनाथ जी से आग्रह करूंगा कि वे इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करें। जो भी सेवा दल के और मीडिया के साथी ध्यान रखेंगे पत्रकारों के लिए प्रवेश हो विशेष रूप से ध्यान रखें। आदरणीय कमलनाथ जी। चल नहीं रहा चल रहा है उधर का चल रहा है। हाँ चल आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब उपस्थित हुए। बहुत दिनों बाद आपसे ये चर्चा का मौका मिला। एक कारण तो ये भी था कि मुझे निमोनिया हो गया था तो दिल्ली के मेदांता हॉस्पिटल में मैं 11 दिन रहा। उसके बाद जब रिलीज हुआ 3 दिन में मुझे फिर से गले में और टेम्परेचर आ गया। तो आप देखेंगे मेरा चेहरा भी थोड़ा फूला हुआ है। ये स्टेरॉइड्स के कारण है। पता नहीं ये पहले से ज्यादा अच्छा लगता है या बाद में। नहीं अभी अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है। तो तब ये स्टेरॉइड्स को मुझे वापस उसकी डोज इंक्रीज करनी पड़ी और एंटीबायोटिक्स में जाना पड़ा। तो मेरे इसमें काफी टाइम निकला। आज 3 मुद्दों पर आपसे मैं चर्चा करना चाहता हूं। पहला तो है ये महंगाई जो आज हर वर्ग की कमर तोड़ रही है। पेट्रोल हो डीजल हो। आपने मोदी जी के भाषण सुने होंगे 213-214 में जब पेट्रोल 55 रुपए था 60 रुपए था। जब पेट्रोल 50 रुपए था 60 रुपए था। शिवराज जी तो अपनी साइकिल में कहते थे मैं साइकिल में घूमूंगा। मोदी जी चिल्लाते थे जो डॉलर का भाव था। आज क्या है? पेट्रोल आज 109 रुपए, मुझे बताने की जरूरत नहीं। डीजल 100 रुपए। क्रूड ऑयल पर का ये बहाना बनाते हैं। एक बहुत आवश्यक बात और गंभीर बात, 2014 में जब पेट्रोल का भाव 60-70 रुपए था उस वक्त क्रूड ऑयल का भाव एक बैरल $105 का था। ये तो आप इंटरनेट खोल लीजिए, आपको ग्राफ देख लें। मैं शिवराज सिंह नहीं हूं कि झूठ बोल दूंगा, मैं सबूत के साथ आपको कह रहा हूं। आज $45 है। आज $45 है। ये क्यों? हमारा पेट्रोल डीजल लीजिए, कुकिंग गैस लीजिए, इनमें सेस, इनमें ड्यूटी। हम दाल में आए, तुअर दाल 2014 में 65 से 70 रुपए, आज 150-190 रुपए। मूंग दाल वो भी 65-60 रुपए थी, आज 100-120 रुपए। उड़द दाल आज 130-145 रुपए। ये मैं लाया हूं, कुछ कॉपियां हैं, मैं दे दूंगा आपको। ये एक को दे दो, ये को दे दो, दे देगा। खाने का तेल 60-70 रुपए का था, आज 160 से 200 रुपए तक का है। दूध 45 रुपए का होता था, आज 57 रुपए का है। इसमें किसान को लाभ नहीं हो रहा। किसान को जो उपलब्ध होता था वो तो उतना ही है। मैं मानता अगर किसान को दूध का भाव मिलता। घी, अंडा, ये सब उदाहरण है। जो घी 380 रुपए में था, आज 600-700 रुपए में होता है। तो आज ये महंगाई हर वर्ग की कमर तोड़ रहा है। कोविड से जुड़कर आज जो हमारा मध्यम वर्ग था, गरीब वर्ग बढ़ रहा है।
गरीब वर्ग था ये और नीचे गया है। इनमें से कुछ तो भिखारी बन गए। मेरे को रोज मिलते हैं, आज भी कुछ लोग मिले कि हमें कुछ मुआवजा दिला दीजिए, हमारी दुकान की बिजली का बिल हम नहीं दे सकते। इसीलिए मैं लेट हुआ, 100 लोगों को मिलना पर लेट हुआ, क्योंकि छिंदवाड़ा से भी बहुत लोग आए थे और छिंदवाड़ा को तो आपसे ज़्यादा प्राथमिकता मिलती है, तो इसलिए मैं आज 11 मिनट लेट पहुंचा, जो मैं कभी पहुंचता नहीं, मैं समय पर रहता हूं। तो आज हर वर्ग इससे परेशान है। प्रश्न ये है, जीडीपी के भी आंकड़े निकाले जाएंगे। जीडीपी तो गिरा है, जीडीपी बढ़ता गिरता रहता है। मैं इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता कि जीडीपी का ट्रांसलेशन क्या है। ये बात मैं बहुत सारे इकोनॉमिस्ट से बात करता था जब मैं केंद्र में मंत्री था। ये जीडीपी ट्रांसलेट किस चीज में होता है? आज हम कहें कृषि क्षेत्र का योगदान जीडीपी में 17-18% है, ये पहले 29% हुआ करता था। पर लोग नहीं घटे, जो किसान हमारे नहीं घटे, किसान तो बढ़ गए कि उनके बच्चे हो गए, परिवार बढ़ गया। तो ये इकोनॉमिस्ट कहते अरे इसका तो योगदान खाली 17-18%। मेरी बहस होती थी मनमोहन सिंह जी से, मोंटेक सिंह जी से, कि ये जीडीपी आप कुल मत गिनिए, सर्विसेज में थोड़ा बढ़ गया इसलिए कृषि क्षेत्र नीचे आ गया। आज ये जो है महंगाई, इससे किसको लाभ हो रहा है, मेरा ये प्रश्न है। क्या किसान को लाभ हो रहा है? अंत में जब हमने एमएसपी समर्थन मूल्य बढ़ाया था, इसका भी रिकॉर्ड है, उससे महंगाई बढ़ी। और हमने जानते हुए उस वक्त कैबिनेट में ये कहा कि महंगाई बढ़ जाएगी, हमने कहा बढ़ने दो, कपास का बढ़ाओ, इसका बढ़ाओ, गेहूं का बढ़ाओ, क्योंकि ये अंत में ट्रांसफर ऑफ फंड्स होता है हमारे रूरल इंडिया में, हमारे ग्रामीण इंडिया में। आज मध्य प्रदेश में 70% लोग, ये मैं बहुत दफा कह चुका हूं पर मैं दोहराना चाहता हूं, 70% लोग कृषि क्षेत्र से संबंधित है। जिसकी किराने की दुकान गांव में होए, उसकी किराने की दुकान तभी चलती है जब किसान की क्रय शक्ति हो, खरीदने की ताकत हो। तो सबसे बड़ी चीज है क्या? आर्थिक गतिविधि, जिसको कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये हमारा इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी घट रहा है। जब ये इकोनॉमिक एक्टिविटी घटती है, हर व्यक्ति प्रभावित होता है। 90% लोग जो बहुत अमीर है उनको फर्क नहीं पड़ता, 1 लाख की घड़ी खरीदो या 10 लाख की घड़ी खरीदो, पर 90% लोग बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड द इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी नीचे जा रहा है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नो। ये आज किसान की हालत ले, बीज के लिए, खाद के लिए तड़प रहा है, रोज अखबारों में निकल रहा है। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से ये लगभग 55% किसान बीज और खाद खरीदते थे, आज कोऑपरेटिव में ये है नहीं, ये बीज और खाद है नहीं उनको देने के लिए। बीज और खाद की कीमतें, मोदी जी कहेंगे मैंने 2000 रुपए दे दिए, हर क्या देते साल में 6000 रुपए, 6000, पर किसान को जो नुकसान हो रहा है और सब चीजों में, वो है 20,000 का। और ये मीडिया को समझाने के लिए 6000 हम भेज रहे हैं, पर इसका निचोड़ क्या है? तो कृषि क्षेत्र आज बहुत पीड़ित है, पर सबसे बड़ी चुनौती हमारी बेरोजगारी की है। बेरोजगारी की है, नई पीढ़ी है, जिनमें एक तरफ है व्यवसाय का मौका बने, रोजगार मिले। ये तभी संभव है जब ये इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े। जब मैं मुख्यमंत्री था, मैंने सीमेंट प्लांट वालों को कहा था कि जो भी आप ट्रक, इनकी 300-400 ट्रक्स जाती हैं बाहर, मध्य प्रदेश की रजिस्टर्ड ट्रक्स होनी चाहिए। जो नए लग रहे थे, इंडिया सीमेंट्स वाले नहीं आ रहे थे, मैंने कहा सब कुछ मान लूंगा, पर जो आपकी ट्रक होगी वो मध्य प्रदेश की होगी, तमिलनाडु की नहीं होगी, केरल की नहीं होगी।
और अगर 400 ट्रक पर दिन है तो 7-8 दिन में ये लौटेंगे। आप सोचिए कितनी ट्रक हो गई। एक ट्रक में अगर 3 लोग हुए, एक ड्राइवर, एक उसका असिस्टेंट और एक क्लीनर, कितने लोगों को रोजगार मिल गया। इसको कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये ना कृषि क्षेत्र में आता है ना इंडस्ट्री में आता है, पर इसको कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो आज सबसे बड़ी चुनौती हमारी अपनी नई पीढ़ी की है। इनको व्यवसाय का कैसा मौका मिले। इनकी गाड़ी, ये गाड़ी खरीद लें पर किराए पर देनी है, किराए पर लेने वाला तो कोई होना चाहिए। ट्रक खरीद लें, ट्रक को लेने वाला तो कोई होना चाहिए। ये आज चिंता का विषय है कि नई पीढ़ी जो हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेगी भविष्य में, अगर उनका अपना भविष्य अंधेरे में रहा तो क्या होगा। ये सरकार दिल्ली और भोपाल में झूठ दबाने, छिपाने और खरीदने की सरकार आज साबित हुई है। कल ही मैं ताज्जुब हुआ, मैं सुन रहा था और आज तो अखबार में भी आ गया। रात को 12:30 बजे या उस टाइम 1 बजे, मैं कभी टीवी देख नहीं पाता हूं, मैंने टीवी ऑन किया। कहते हैं किसी की मौत देश में ऑक्सीजन के कारण की कमी के कारण नहीं हुई। आपने पढ़ी ना, कितना बड़ा झूठ। मध्य प्रदेश में कितनों की मौतें ऑक्सीजन के कारण हुई। और ये राज्यसभा में बयान दे रहे हैं कि देश में एक मौत नहीं हुई। ये तो इनके झूठ का मैं उदाहरण दूंगा। और ये दबाने और छिपाने, दबाने के अंत में आऊंगा, ये जो जासूसी का मामला है, छिपाने का आंकड़े छिपा लो। राज्य सरकार को कहते हैं आप ये आंकड़े मत भेजना कोविड के, और तब कल कहते हैं राज्यसभा में कि हम तो खाली आंकड़े इकट्ठे करते हैं राज्यों से। जो राज्य ने मुझे कहा, हमें कहा, वो हमने डिक्लेयर कर दिया कि इतनी कोविड की मृत्यु हुई है। मैं तो पूछना चाहता हूं शमशान घाट और कब्रिस्तान में कितनी मौतें हुई, कितनी लाशें आई, उसका पिछले साल का भी रिकॉर्ड है, पिछले 3 साल का भी रिकॉर्ड है। 80% मौतें कोविड की थी। कहते कोविड का सर्टिफिकेट नहीं था, वो लाश ले जाएगा शमशान घाट या कोविड का सर्टिफिकेट लेने जाएगा। 80% मौतें जो हमारे शमशान घाट में। इसकी भूपेंद्र, तुम इनको आंकड़े देना, मैं देना नहीं चाहता हूं, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। ये आंकड़े हमने निकाले हैं, भूपेंद्र ने निकाले कि शमशान घाट और कितने, ये तो केवल शमशान घाट और कब्रिस्तान के हैं। इसमें आप ही हिसाब लगा लीजिए कि कितने कोविड के हुए होंगे। पिछले साल का हिसाब लगा लीजिए, उससे पिछले साल का हिसाब लगा लीजिए। इसका मतलब ये मौतें तो कोविड से हुई। दबाना, ये छिपाने का काम और खरीदने का काम। बंगाल में जो एमएलएस गए, इतने पैसे लो। अब ये आजकल, आज जैसे हम बैठे हैं इस वक्त, ये झारखंड के विधायकों को खरीद रहे हैं। ये राजस्थान के एमएलए का लगातार प्रयास चलता रहता है, खरीद लिया जाए। और जो दबाने की है, सबसे बड़ा अगर हमला अगर हुआ है हमारे गोपनीयता पर और मौलिक अधिकारों पर, ये पिछले 3-4 दिन में आप अखबारों में पढ़ रहे हैं। पेगासस का जो मामला है, ये अगले 15 दिन में और उजागर होगा। ये और उजागर होगा, दिन पर दिन ये और उजागर होगा। ये हमारी स्टोरी नहीं है, ये तो फ्रांस की जो, मैं बताता हूं नाम, फ्रांस की जो कंपनी है, फ्रांस बेस्ड मीडिया नॉन प्रॉफिट, जिसका नाम है फॉरबिडन स्टोरीज एंड एमनेस्टी इंटरनेशनल, इन्होंने इसमें रिसर्च करी थी और इन्होंने ये
सबसे बड़े अखबारों को विश्व में दिए, वॉशिंगटन पोस्ट को दिया, इन्होंने गार्डियन को दिया, उन्होंने पहले उजागर कर। जब रात के 10 बजे उन्होंने छापना शुरू किया, तब हमारी सुबह यहां खबर आई कि वो छाप रहे। उन्होंने पहले वायर को नहीं दिया। फ्रांस ने तो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। ये टैपिंग, ये सर्वेलेंस कैसे होता है, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। एक होता है लैंडलाइन का, जिसके पास लैंडलाइन है वो तो सब कर लेते हैं, हर सरकार आती है, थानेदार भी कर लेता है, लैंडलाइन की सर्वेलेंस। एक होता है सर्वेलेंस जो हमारे सेलफोन का होता है। ये सेलफोन कंपनियां इसको चिट्ठी लिखती है, सेलफोन कंपनी ने इनको अधिकृत किया हुआ है कि आप हमसे कोई भी इंफॉर्मेशन मांग लीजिए। ये इनको एक सिस्टम दे देती है और ये तब उन कंपनियों को, ये कंपनियों ने मुझे बताया, मैं ऐसी सुनी वाली बात नहीं कर रहा, ये वोडाफोन ले लीजिए, जियो ले लीजिए, ये उनको कह देते हैं ये नंबर, वो कहते हैं, उनको तब एक कोड भेजते हैं, वो उसमें कोड लगा के सुन सकते हैं। वो केवल ऑडियो रिकॉर्डिंग हो सकता है, आवाज वॉइस रिकॉर्डिंग होता है, ये वॉइस इंटरसेप्शन हो सकता है। मोदी जी गए थे जुलाई 2017 में इजराइल, पहले प्रधानमंत्री थे अपने देश के जो इजराइल गए, और 2017-18 से ये शुरू हुई बात। पेगासस केवल अपने देश में ही नहीं बेचता है। पेगासस क्या चीज है ये मैं आपको समझाना चाहता हूं, मैंने बहुत बारीकी से खुद समझा है। पेगासस का एक सॉफ्टवेयर आता है, वो केवल सरकारों को बेचते हैं। ये पेगासस का सॉफ्टवेयर जब इन्होंने इंडिया को बेच दिया, तब अगर उनको जीतू पटवारी का सर्वेलेंस करना है, उसके लिए उनको एक लाइसेंस लेना पड़ता है। एक लाइन के लिए एक लाइसेंस होता है। तो ये लाइसेंस खरीदती है सरकार। जब इन्होंने एक व्यक्ति का सर्वेलेंस उसमें शुरू कर दिया कि उस लाइसेंस में केवल एक व्यक्ति का सर्वेलेंस हो सकता है, पर वो आप किसी का महीने भर के लिए करिए, दूसरा नंबर लगा लीजिए उसी लाइसेंस में। उसी लाइसेंस में आप 100 नंबर लगा सकते हैं, पर एक के बाद एक साइमल्टेनियसली आप नहीं लगा सकते। तो भारत ने ये केवल सॉफ्टवेयर नहीं खरीदा, ये लाइसेंस लिया, लाइसेंस खरीदा। ये बयान दे रहे हैं, और ये जो एनओएस है, ये जो कंपनी है, ये कह रही है हम केवल सरकारों को भेजते हैं, हमें नहीं पता किसका किया। अगर मैंने जीतू पटवारी का नंबर दे दिया, उनको क्या पता जीतू पटवारी का नंबर है, ये नंबर है किसका हो, उनको उससे मतलब नहीं है। उनको तो अपने लाइसेंस की कीमत से मतलब है। तो कितने लाइसेंस खरीदे? अगर आपने इसका पेगासस का सॉफ्टवेयर खरीदा, कहा जाता है ये 10 मिलियन, 20 मिलियन, 50 मिलियन डॉलर का आता है, आपने खरीदा, उससे काम नहीं चलने वाला, आपको लाइसेंस भी लेना पड़ेगा एक एक नंबर के लिए। कितने लाइसेंस खरीदे? ये लाइसेंस और ये सॉफ्टवेयर खरीदने की भी एक टेक्निकल कमेटी होती है। आप जानते हैं गवर्नमेंट में जब तक एक कमेटी ना अप्रूव करे, कोई व्यक्ति तो खरीद नहीं सकता। एक कमेटी होती है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हमारा कानून है, कानून बने हैं, हमारा टेलीग्राफ एक्ट हो, सुप्रीम कोर्ट के वर्जन है। मैं इस सब चीजों में नहीं जा रहा, क्योंकि इस सब से ये सब तो है मेरे पास, पर इतना लंबा मैं नहीं खींचना चाहता हूं। तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खरीदा गया था या मोदी जी के सुरक्षा के लिए खरीदा गया था? क्या राष्ट्रीय सुरक्षा माने मोदी सुरक्षा? इज नेशनल सिक्योरिटी, डज इट मीन मोदी सिक्योरिटी? किस लिए यह खरीदा गया? अगर गवर्नमेंट के हाथ साफ है, ये कहें हमने कभी नहीं खरीदा,
कोर्ट में एफिडेविट दे हमने कभी नहीं खरीदा। क्यों नहीं करते? गोलमोल जवाब। और ये कहते हैं ये पार्लियामेंट के समय क्यों हुआ? ये तो भाई 219 व्हाट्सएप ने तो प्रियंका गांधी को चिट्ठी लिखी कि आपका फोन सर्विलेंस में है। उन्होंने कईयों को चिट्ठी लिखी, कईयों को चिट्ठी लिखी कि आपका फोन सर्विलेंस में है। जहां उन्होंने देखा कि ये हो रहा है, उन्होंने भी टेस्ट चेक किया। अब व्हाट्सएप ने तो पूरा इनसे संबंध आज के अखबार में भी था, गूगल ने भी जो उनका इंटरनेट का है उन्होंने इनको बैन कर दिया एनएस को। आज के अखबार में पढ़ रहा था। इनका झगड़ा व्हाट्सएप ने तो केस चलाया इन पर, अमेरिका में केस चलाया कि हम तो कहते हैं ये एंड टू एंड सिक्योरिटी। आप देखेंगे व्हाट्सएप में आता है एंड टू एंड सिक्योरिटी, तो आप तो वायलेट कर रहे हैं इसे। और पेगासस में आप केवल वॉइस नहीं करते, आप सब कुछ उससे समेट लेते हैं। ये पेगासस की खूबी है। और जो आप टेलीफोन कंपनी से नहीं ले सकते। टेलीफोन कंपनी से तो आपने लाखों का लिया है। हमारी अगर जियो से पूछें, वोडाफोन से पूछें, एयरटेल से पूछें, कितने नंबर आपको सर्विलेंस के लिए मांगे, ये बयान दें। क्या ये टेलीफोन कंपनियां बयान दे सकते हैं कि हमने कोई सर्विलेंस नहीं किया? टेलीफोन का तो मैं जाना नहीं चाहता, वो तो थानेदारी कर सकता है जो लैंडलाइन है। पर पेगासस में खूबी थी कि ये पूरे फोन के अंदर घुस सकते थे। आपकी क्या ईमेल्स हैं, आपका क्या पासवर्ड है, आपकी क्या चैट्स हैं, आपकी क्या मैसेजेस हैं। और ये तभी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तभी बेच सकते हैं जब इजरायली गवर्नमेंट की परमिशन हो। आज फ्रांस ने इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। आने वाले समय में और देश भी करेंगे। और केवल पेगासस नहीं है, इसमें एक है कैंड्रिल, फैंटम, जो इनके बहन भाई हैं, पेगासस के बहन भाई हैं। क्या ये भी खरीदेंगे? ये सब चीजें अब बाहर निकल के आएंगी। मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं कि अगर वॉशिंगटन पोस्ट ने, गार्डियन ने ये छापा है, फ्रांस और जर्मनी के अखबारों ने छापा है, गवर्नमेंट केस चलाया उन पर, गवर्नमेंट केस चलाया उन पर, केस चला सकती है कि आप भारत को अपमानित कर रहे हैं, डिफेम कर रहे हैं। ये नहीं कर रहे। मेरी तो मांग एक है कि केंद्र सरकार घोषणा न करे, एफिडेविट दे सुप्रीम कोर्ट में कि ना हमने ये खरीदा, ना हमने कोई लाइसेंस लिए, ना इस प्रकार की कोई कंपनी से, भाई बहन से हमने कुछ खरीदा है। इन्होंने तो 2019 में लोकसभा में, ये कहते हैं अभी शुरू हुआ, 2019 में लोकसभा में इन्होंने कहा था, 2019 में इन्होंने कहा था लोकसभा में, रविशंकर प्रसाद ने जवाब में कहा था, रविशंकर प्रसाद ने, तो देखना, रविशंकर प्रसाद ने था कि हम कानून के मुताबिक सब कुछ करते हैं। इजराइल कंपनी का दावा है कि सॉफ्टवेयर सरकारों ने बेच दिया। रविशंकर, जब इजराइल की कंपनी का दावा है कि यह सॉफ्टवेयर सिर्फ देश की सरकारों को बेचती है, और भाजपा का पूर्व मंत्री रविशंकर खुद कह रहे हैं कि 45 देशों को यह दिया गया है, तो क्या भारत भी इसका था? रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में कहा कि 45 देशों को इन्होंने बेचा गया है। देख लो, रविशंकर का एक और होगा। ये एक और मजेदार बात है कि हमारी सर्ट है भारत से, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, भारत गवर्नमेंट की है। इन्होंने नोटिफाई किया था, एक वल्नरेबिलिटी नोट बनाया था मई 2019 में।
2019 में दैट इट वाज अवेयर कि हम जानते हैं कि ऐसा हो रहा है। ये इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम सर्ट एंड इंडियंस हैव बीन टारगेटेड, उन्होंने ये नोट बनाया। ये अभी की बात नहीं है, ये हमारी प्रजातंत्र, हमारे संविधान, हमारी प्राइवेसी पर भारत के इतिहास में सबसे बड़ा हमला है। और जो मैं कह रहा था कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नहीं है, ये मोदी सुरक्षा के लिए है। बहुत सारी ऐसी बातें और आने वाले दिनों में सामने आएंगी, ये छिपने वाली नहीं है। धीरे धीरे करके ये मैं कह रहा था अमेज़न ने तो उनकी वेब सीरीज से एनएसओ को बंद कर दिया। आज के अखबार में था, ये आज के अखबार में था। इसमें जो भी आलोचक हुए, किस कहां के भी हुए, पत्रकार हुए, एनजीओ हुए, राजनीतिक हुए, उन सबको इस जाल में डाला है। और मैं तो आप सबको निवेदन करता हूं कि जो इन्होंने पत्रकारों को, मीडिया के लोगों को इसमें लपेटा है, ये आप सबका भी दायित्व बनता है कि आप इसको पूरी तरह उजागर करें। ये बहुत बड़ी चुनौती आज हमारे देश की है। ये वाली लाइन अगर भारत सरकार कहती है कि इन्होंने नहीं खरीदा, ये एफिडेविट देती है इन्होंने ना खरीदा, तो इसका मतलब किसी और ने खरीदा है जो इन पर सर्विलेंस कर रही है। ये तो और भी खतरे की बात हो गई। क्या पता चीन ने खरीद लिया हो, ये मैं नहीं जानता। पर पहले भारत सरकार तो इनकार कर नहीं रही, पूरा विश्व देख रहा है कि ये ना तो इन्वेस्टिगेशन में, फ्रांस ने तो फौरन इंक्वायरी ऑर्डर कर दिए। अपना देश क्यों नहीं करने को तैयार? और अगर इंक्वायरी करनी है, ये एक सुप्रीम कोर्ट जज से करवाएं, विरोधी दलों की सहमति के साथ, कि इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की भी टैपिंग हुई, तो हमें इस पर विश्वास नहीं है। ये हमारी सहमति से कोई भी सुप्रीम कोर्ट जज का नाम इसमें विरोधी दलों की सहमति के, वो तो है ही सुप्रीम कोर्ट का जज, पर वो ऐसा जज ना होए जिससे उन्होंने पहले ही इसकी जासूसी करी हुई है, तब उसको दबाएं। और आप देख रहे हैं गवई का जो आया, उसके बाद राज्यसभा मेंबर बना दिया। ये क्या साबित करती है सब बातें? किसी भी देश में ऐसा हुआ है जहां सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, चीफ जस्टिस के ऊपर ये जासूसी हुई? एक आप जानते हैं किस केस में, एक्सप्लॉयटेशन केस में उस लड़की के यहाँ जासूसी हुई, और तब उसी सुप्रीम कोर्ट जज को आप राज्यसभा में ले आए। राज्यसभा चल नहीं पाती अगर वो नहीं लाते। ये आज सब बातें हमारे सामने, और हमारी मांग बहुत साधारण मांग है कि हमारे यहाँ इंडियन टेलीग्राफ एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, जिसमें प्रावधान है कि आप इन परिस्थितियों में ये कर सकते हैं। इनमें किस प्रकार का उल्लंघन हुआ है, ये सब बातें आप का खुलासा करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। एएनआई का है कोई? संदीप सिंह है।
एएनआई ने कहा था कि अपने देश में कोई अनऑथराइज्ड इंटरसेप्शन नहीं हुआ। इसका मायने ये है जो भी हुआ वो ऑथराइज था। हाँ, जो हुआ ऑथराइज था। मैं तो एएनआई की बात कर रहा हूं। हाँ, कि जो हुआ है उनका निचोड़ ये चीज का था जो एएनआई ने कहा था। मैं तो पढ़ रहा हूं जो है तो गवर्नमेंट इसमें जवाब देने में असमर्थ है। ये कहने में गोलमोल और शिवराज जी को मोदी जी के बचाव में उतरना पड़ता है। उन चीजों का जवाब भी देंगे कि वो मोदी जी से पूछ लें कि क्या मैं विधानसभा में क्या एफिडेविट दे दूं कि ये नहीं हुआ, और दे दे। ये स्वीकृति मिल जाए तो मैं उम्मीद करता हूं शिवराज जी का नंबर जो आने वाला है वो नहीं आएगा। समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? अब तो सामने आ रही है कि कर्नाटक सरकार को गिराने में भी इन्होंने पेगासस का, अगर आप देखें दिन पर दिन क्या होता रहा, पेगासस का उपयोग किया, पैसे का उपयोग, पेगासस का उपयोग, ये अपनी गवर्नमेंट है। और ये ना सोचे पूरा विश्व नहीं देख रहा। हमारे देश का मीडिया को ये दबा सकते हैं पर विश्व के मीडिया को नहीं दबा सकते। पिछले 6 महीने में कृपा करके आप सब विदेशी अखबार पढ़ लीजिए कि उन्होंने भारत के बारे में क्या लिखा है, भारत के बारे में क्या क्या लिखा है। ये पढ़ना भी बहुत जरूरी है। उनको नहीं दबा सकते पर विदेशी पत्रकारों को भी इन्होंने ये सर्वेलेंस में रखा। तो ये मैं इस विषय में कहना चाहता था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बस एक मिनट मेरा निवेदन नरेंद्र, आप एक मिनट सबका जो भी एक नरेंद्र भैया एक का करके आपको कहेंगे थोड़ा। अगर महिलाओं को पहले नंबर दे दिया। हाँ लो भैया। लेडीज फर्स्ट विजय पाठक जी पहला तो प्रश्न आपका। भूपेन गुप्ता को दे दो। किसकी तारीख तो नहीं है। हम जनता के बीच में जिले जिले में जा रहे हैं। देखिए ये तरीके बदल गए हैं। 3 साल पहले लोगों को बहुत सारी बातें समझाने की जरूरत पड़ती थी। आज इतनी जागरूकता है। मैं राजनीति इतने सालों से देख रहा हूं और जो हम पहले 10 साल पहले भाषण देते थे आज उस भाषण का कोई मतलब नहीं है। ये राजनीति दिन पर दिन बदल रही है। राजनीति बड़ी लोकल हो गई है। ये आप जाएं कहीं कि होशंगाबाद में ये हुआ, देवास वाले कहेंगे होगा होशंगाबाद में, हमें मतलब नहीं है। तो हम लगे हैं। हमने अपनी नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी बहुत पहले शुरू कर दी थी। हमने जगह जगह में समिति बना दी थी किस किस को लड़ाएंगे। हमने बहुत सारा काम ये 6 महीने पहले कर लिया था। तो हम ये कर रहे हैं, हमें इसकी चिंता नहीं है। पर एक बात मैं कहना भूल गया था कि अभी केंद्र मंत्रिमंडल में परिवर्तन हुआ, पुनर्गठन हुआ। जो निकाले गए वो नहीं जानते वो क्यों निकाले गए, जो लिए गए वो नहीं जानते वो क्यों लिए गए। कईयों ने मेरे से कहा कि हमें तो पता नहीं क्यों लिए गए। उनमें से कुछ को मैं जानता नहीं हूं और जिनको निकाला वो कहते हैं हमें पता नहीं क्यों निकाला। तो ये भी
एक बड़ी अजीब बात है। चलिए अगला क्वेश्चन। संदीप जी, जरा माइक दे दो जरा। ये एक माइक भिजवा दो पाटिल। माइक भिजवा दो, एक थोड़ी आवाज तेज से। नहीं, ये माइक दे देता आपको। माइक दे दो। माइक कहाँ है दूसरा? हाँ आ रही है आवाज तेज। मैंने तो कभी नहीं कहा जो फोन टैपिंग की है उसकी लिस्ट मेरे पास है। मैंने तो कभी नहीं कहा, आप लोग गवाह। मैंने तो ये नहीं कहा कि मैं जानता हूं। मैं एक बात बता दूं, पेगासिस तो 2016 में ये बना। कांग्रेस के कार्यकाल में ये पेगासिस तो था ही नहीं, ये टेक्नोलॉजी थी नहीं। ये टेक्नोलॉजी 2016 में सामने आई, इन्होंने बेचनी शुरू करी 2017 में। और 2000 जुलाई में मोदी जी भी गए थे, मैं उससे जोड़ नहीं रहा, पर वो गए तो थे। और 2017 के दिसंबर से 18-19 में ये पेगासिस अपने देश में आया। ये मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं। मकरंद जी, मकरंद कॉलेज। सर, ये फोन हैकिंग से सरकार गिराने का क्या रिश्ता है? सरकार कैसे गिराएगी? और दूसरा सवाल ये कि क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस इंचार्ज और एमएलए का भी फोन ट्रैक हो रहा है, टैप हो रहा है? अब मैंने कहा 3 तरीके से टैप होता है। लैंडलाइन, फोन लाइन जो ये फोन कंपनियों के थ्रू करते हैं, उसमें केवल ऑडियो जाता है, उसमें मैसेजेस व्हाट्सएप कुछ नहीं होता। और तीसरा है पेगासिस, और उसके साथ 2 और कंपनियां, उनकी भाई बहन ही है, मैं उनसे रिश्तेदारी नहीं है, पर उसी टाइप की 2 और कंपनियां हैं। नाम मैं अगर आप चाहें मैं बता दूंगा। तो सरकार गिराने का क्या रिश्ता? सरकार गिराने का मैं आज पूरे मीडिया में चल रहा है कि जब कर्नाटक में सरकार गिरा रहे थे, ये सब सामने आएगी बात। ये पेगासिस का उपयोग कर रहे थे कि इसमें अगर मैं व्हाट्सएप भेज रहा हूं पीसी शर्मा को कि भाई हमें इस जगह मिलना, तो वो सब देख रहे हैं। मनोज शर्मा जी, मनोज शर्मा जी, एक मनोज शर्मा जी, ये लेफ्ट एक राइट। आ रहे हैं अरे आ रही है। पूछ दे। एक मनोज शर्मा जी। मुझे मैं जिस तरह उन्होंने कर्नाटक की सरकार गिराई पेगासिस का उपयोग करके, संभव है कि यहां भी पेगासिस का उपयोग करके, कि जो विधायक बेंगलोर में थे मुझे फोन करते थे, अपने फोन से नहीं, हाउसकीपर के फोन से, किसी इसके फोन से, कुक जो डाइनिंग रूम का स्टाफ था उनसे मुझे फोन में बात करते थे, तो डरते थे अपने फोन से बात करने में। कहते हमारा फोन टैप हो रहा है। अब कैसे टैप हो रहा है मैं नहीं जानता, तो ये मैं नहीं कह सकता, पर सीधा साधा वहां तो सौदा था, और सौदा में पेगासिस काम आया होगा। सीधे साधे सौदे की सरकार बनी, ये तो आप जानते हैं, पूरा प्रदेश जानता है, मुझे आपको समझाने की क्या बात है। मनोज जी का सवाल बाकी है। मिश्रा जी, एक एक करके सबके नाम बुला रहे हैं। कमलनाथ जी, मेरा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री ने बैठक बुलाई, सर्वदलीय बैठक बुलाई, और उस बैठक में आपके सारे एलआई, कांग्रेस के सारे एलआई गए, लेकिन कांग्रेस नहीं गई। क्या कांग्रेस अपने एलआई से अलग थलग हो रही है? नहीं, हम अलग नहीं हो रहे। ये मुद्दा जो है स्पाइंग का, जासूसी का, ये मुद्दा एक पार्टी का नहीं है। इन्होंने तो अपने पार्टी के भी लोगों की जासूसी करी है, तो ये एक पार्टी का नहीं है, ये एक व्यक्ति का नहीं है, ये एक वर्ग का नहीं है। जिस तरह प्राइवेसी का वायलेशन हुआ है, जिस तरह हमारे संविधान पर कुचला गया है, जिस तरह ये इंफॉर्मेशन एक्ट को कुचला गया है, ये अपने देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। इमरजेंसी थी, इमरजेंसी घोषित थी, ये मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। सेंसरशिप थी पर घोषित थी। अब तो ये जो चल रहा है सब कुछ अघोषित है। मृदुल जी जीटीपी से, उसके बाद राकेश अग्निहोत्री। कमलनाथ जी, 2 सवाल है मेरे। कल शिवराज जी ने कहा कि कांग्रेस का जो इतिहास एक ही कर जी से ही। संदीप जी में नहीं आया। चलो, नहीं
मेरे दो सवाल है कमलनाथ जी। कल शिवराज जी ने कहा कि कांग्रेस का जो इतिहास है वो जासूसी कर रहा है। इंदिरा गांधी जी ने कामराज हो उनको निपटाने का काम किया और फिर उन्होंने आपका नाम लिया और कहा कि सरकार गिराने में दिग्विजय सिंह का रहा है, उन्होंने आपकी जासूसी की और आपको निपटाया। क्या कहें? देखिए, शिवराज सिंह जी अपनी बात करें, उनको कांग्रेस की चिंता कम करें, प्रदेश की चिंता ज्यादा करें। चिंता करें कि किस प्रकार पेगासस के बारे में कम बोले, कांग्रेस के बारे में ज्यादा बोले। ये भी अजीब बात है, आप बैठे पेगासस की बात करने के लिए और बात करने लग गए कांग्रेस की। तो ये साफ साबित होता है कि इनको कहने लायक कुछ नहीं है। राकेश अग्निहोत्री जी, उसके बाद ब्रजेश। कोई भी लाइन होए, एक लाइन पक्की है कि मैं मध्य प्रदेश छोड़ने वाला नहीं हूं। चलिए, ब्रजेश ठाकुर जी, ब्रजेश ठाकुर। सही राय। नहीं, राज्य सरकार नहीं खरीद सकती। ये मैंने चेक किया, कल मैंने चेक किया कि मैं भी इजराइल गया था जब मैं मंत्री था केंद्र में। नहीं, कोई खुली बात है, मैं केंद्र में मंत्री था, मैं भी इजराइल गया था, तो मुझे भी बहुत सारी जानकारियां मिली थी। मैं भी मुख्यमंत्री था, पर इस चक्कर में हम नहीं थे। अगर आप मेरे से पूछे किसका फोन टैप हो रहा था, मैं तो मुख्यमंत्री था, मुझे एक व्यक्ति का नाम नहीं पता जिसका फोन टैप हो रहा था। ना मैंने कभी किसी को कहा आज पूरे पुलिस अधिकारी, पूरा पुलिस विभाग है, मैंने किसी को नहीं कहा कि आप इसका फोन टैप करिए। ना उन्होंने आके मुझे कहा कि हम इसका फोन टैप कर रहे हैं। क्या पता मेरा ही फोन टैप कर रहे होते। हाँ, क्योंकि इसमें मैं था नहीं। मैं सीधी बात बताऊं, एक और बात बताना चाहता हूं आपको इस मौके पर। ई टेंडर का घोटाला हुआ, शिवराज सिंह जी ने, ये इसका खुलासा मैं कर दूं, शिवराज सिंह जी ने कि शिवराज सिंह जी कल बहुत बोले हैं कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस के इतिहास के बारे में, इनके इतिहास का भी कुछ बोल दूं। इन्होंने ये ईओडब्ल्यू को भेजा अगस्त 2018 में, मैंने नहीं भेजा। ईओडब्ल्यू को उनको ये भी कह दिया इसको किसी तरह दबा के रखना। ईओडब्ल्यू ने दिल्ली की ये लेबोरेटरी को भेज दिया, CSFL को। उसमें 7 टेंडर थे। उसकी रिपोर्ट आई जब मैं मुख्यमंत्री बन गया। उनकी रिपोर्ट में था इसमें पूरा घोटाला है, बहुत बड़ा घोटाला है। तो मैंने कहा ये 7 टेंडर का क्यों कर रहे हैं, बाकी का भी करिए। बाकी जो टेंडर है 10 साल में हुए उसका भी करें। तो पुलिस ने कहा ठीक है हम करते हैं। उन्होंने एक टेक्निकल एक्सपर्ट ढूंढा बेंगलोर से, पता नहीं कौन था, और वो टेक्निकल एक्सपर्ट ने इसमें जांच शुरू करी। मुझे 3 महीने बाद फिर से मिले, कहते हैं इसमें तो 90 टेंडर में पहुंच गए जिसमें घोटाला है। और ये उन्होंने मुझे फाइल दिखानी शुरू करी जिसमें 90 है। तो उन्होंने, मैंने कहा ये कैसे होता था, ये कैसे, उन्होंने मुझे समझाया कैसे कैसे ये किया करते थे। इसमें मेरे पास समय नहीं था कि इसमें मैं दिलचस्पी लेने लग जाऊं, इसके पीछे पड़ जाऊं, उसके पीछे पड़ जाऊं। मैं किसी के पीछे नहीं पड़ा कि मेरे पास इन सब चीजों का समय था, और मेरा स्वभाव और ये मेरी राजनीति नहीं है। मुझे प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाएं ये मेरा लक्ष्य था। ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि आप में से कईयों ने मेरे से पूछा है कि आपने बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं किया। अरे भाई, मैं प्रदेश चला रहा हूं, हाँ, मैं उनके पीछे लग जाऊं, जब समय होगा मैं करूंगा। अभी तो मेरे पास तो 15 महीने सरकार रही, 2-2.5 महीने आचार संहिता, लोकसभा चुनाव, 1 महीना उथल पुथल, मेरे पास तो 11 महीने थे। ये तो आंकड़े बता रहे। अगर 11 महीने में मुझे कोई पाप किया होता, कोई गुनाह किया होता, तो पब्लिक आज मेरे कपड़े फाड़ती। कोई अंडर द टेबल बात तो नहीं हुई, जो मैंने किया सबके सामने। तो ये ई टेंडर में मैंने कहा चलिए और भी करते रहिए। उन्हें कहा हम और कर रहे हैं। कहां तक ये पहुंचे मैं नहीं जानता, कि उसके बाद मैं मुख्यमंत्री नहीं रहा।
पर ये मुझे पता है कि 90 या 100 के घोटाले उन्होंने निकाल लिए थे हर विभाग में। उन्होंने मुझे समझाया था कैसे होता है, तो मैंने कहा क्या करना चाहिए। कहते हैं जो ये ई टेंडर का सिस्टम ऑपरेट करते थे टेक्निकल वाले, उनको हम गिरफ्तार करेंगे। मैंने कहा जो आप कानूनी रूप से ठीक समझे वो करें। उन्होंने 2 लोग उनके गिरफ्तार कर लिए। कोई कंपनी थी यहाँ जो ई टेंडर को चलाती थी, इसका बैक ऑफिस, इसका काम कोई इसको ऑपरेट भी तो करेगा ना। उनको 2 लोग गिरफ्तार कर लिए, ठीक है। मैं नहीं जानता उस कंपनी का नाम, मैं नहीं जानता हूँ किनको गिरफ्तार किया। मैं कहा जो आप ठीक समझते हैं करिएगा। तो ये ई टेंडर का घोटाला आज कहां गया? तो ये भी प्रश्न पूछने वाले हैं। पत्रिका से अरुण तिवारी, उसके बाद नितिन शर्मा। अलग-अलग तरह से रोजाना ये बातें आ जाती हैं कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी भंग हो रही है, पुनर्गठन हो रहा है, छोटी हो रही है, सेकंड लाइन लीडरशिप आगे आ रही है। ये कुछ हो रहा है क्या? चल रहा है? देखिए, ये हम लोग सब चीजों पर विचार करते हैं। पुनर्गठन करें या नहीं करें, कब करें। कभी कोविड आ जाता है, कभी अब उपचुनाव आ गए, नगरीय चुनाव आ गए, तो इन सब चीजों को देखते हुए फैसला किया जाता है। मैं दिल्ली से बात करके इसमें कई दफा चर्चाएं हुई हैं, पर कोई ठोस इसमें फैसला नहीं है। नितिन शर्मा जी, उसके बाद नवीन भाई, सुजन जी, नितिन भाई के बाद आप करूंगा, नितिन जी के बाद। इसका क्या कारण है कि प्रहलाद पटेल जी का फोन टेप हो रहा है लेकिन कमलनाथ जी का फोन टेप नहीं किया जा रहा? आपको कैसे पता? आपको क्या एनओएस ने खबर दी है? देखिए 300 फोन टैप किए थे, 3-4, मैं बता रहा हूँ 400 फोन टैप किए। अभी तो 15 के सामने आए हैं। और इन्होंने 55,000 फोन पूरे विश्व में, 55-60 हजार फोन पूरे विश्व में पेगासस को यूज किया है। सर 2019 में मामला सामने आया था, तो मध्य प्रदेश में ये कहा गया था कि प्राइवेट ऑपरेटर्स द्वारा फोन टेप किए जा रहे हैं। हनी ट्रैप के समय मामला आया था। क्या हनी ट्रैप के दौरान ये मामला आया था कि कुछ प्राइवेट ऑपरेटर्स, कोई बेंगलोर के लोग हैं, वो मध्य प्रदेश में भी फोन टेपिंग कर रहे हैं। उस समय आपने जांच कराई थी? क्या कर रहे हैं? फोन टेपिंग मध्य प्रदेश में फोन टेपिंग कर रहे हैं बेंगलोर वाले? बेंगलोर वाले। ये तो इजराइल वाले कर सकते हैं, तो बेंगलोर वाले को क्या? कोई जांच कराई थी क्या उस समय? आपने कुछ आया? नहीं, मैंने ये सब, मैं तो कहता हूँ मुझे पता ही नहीं था किसके फोन ये टैप करते थे। मैंने कभी किसी को कहा नहीं इसका फोन टैप करो। सुचंदा गुप्ता जी, सुचंदा गुप्ता। You can only tap for national security reasons. If you are tapping, otherwise, it is for whose security? No, but how are his ministers a threat to national security? His ministers can. I'm saying it is not national security. If they've tapped the wire, they've tapped your people, your colleagues. They've tapped. You've seen that. They've tapped some TV channels. So is that national security or Modi security? They have tapped anybody who are critics. But does that make Prahlad Patel a critic? He could be. They may be suspecting him for so many things. I'm told. I don't know. I've not seen the. I believe his portfolio has also been reduced or something like that. I don't know. This is their internal matter. But if they tap their own people's phone, they are tapping their own people's phone. अभी तो कुछ आए हैं ना. क्या पता उन्होंने शिवराज सिंह जी का भी फोन टैप किया हो। हाँ, ये क्या बात कर रहे हैं आप? ये भी सामने आएगा। आईपीसी से नवीन सिंह। सर, इस पूरे मामले के बाद कांग्रेस का क्या कदम रहेगा? क्या कांग्रेस अब फोन पर बात करना बंद कर देगी? 4 दीवारें के अंदर देखिए, मैं ऐसी कोई फोन में नहीं बात करता जो मैं खुले रूप से नहीं बात कर सकता। तो मुझे खुद तो चिंता है नहीं कि ऐसी कौन सी बात है। अगर मुझे अपने साथियों से बात करनी है तो हम अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं। हम कौन सी कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, कौन सा षड्यंत्र कर रहे हैं, तो मुझे इसकी चिंता नहीं है। वो टैप करें, हाँ, या उन्होंने टैप किया या नहीं टैप किया। मैं तो कहता हूं इन्होंने अपने पार्टी वालों की कितना टैप किया होगा। इन्होंने 400 फोन, ये एक जो इसका लाइसेंस होता है, ये 1 महीना पीसी शर्मा का कर लेंगे, 1 महीना इसका कर लेंगे, तब इसको एनालाइज करते हैं। मैं बता रहा हूं, मैं भी तो केंद्र सरकार में रहा हूं, मैंने भी तो सबसे डील किया हुआ है। ये दूसरे, अगर उस 1 महीने में कुछ निकला
तो इसका कंटिन्यू रखेंगे, कुछ नहीं निकला तो सज्जन वर्मा का टैप करेंगे, उसके बाद ये उसी लाइसेंस में जीतू पटवारी का टैप कर लेंगे 2 महीने, तब किसी और का टैप कर लेंगे कि लाइसेंस में आप एक फोन एक टाइम में टैप कर सकते हो। अच्छा, हाँ, ये लाइसेंस में। इसका मतलब भी समझे कि आपकी सरकार में रहे 1 महीना, ये थोड़ा सा क्लियर कीजिए। आपने अभी बोला कि आपकी सरकार में रहे 1 महीना, मुझे पता है सब 1 महीना इसका 1 महीना। 1 महीने नहीं, ये मैंने नहीं कहा, नहीं ये मैंने नहीं कहा, सब सुन रहे हैं, नवीन भाई उसके बाद वासु। जो मैं कह रहा हूँ सब सुन रहे हैं। 1 मिनट, नंबर से बुला रहे हैं। नवीन जी आईबीसी से। सर, डॉक्टर गोविंद सिंह बड़े सीनियर लीडर है कांग्रेस पार्टी के, की लगातार शिकायतें मिल रही हैं। इससे पहले जिला अध्यक्ष ने निंदा प्रस्ताव पारित किया, वितरगात का आरोप लगाया कि चुनाव में हरमाने काम किया। ऐसी कोई शिकायत है आपके पास, कोई कार्रवाई होगी? देखिए, लगभग जो भी हारते हैं हर पार्टी के, अभी दमोह में भी हारे, वो कहते हैं भीतरघात हुआ, सुन रहे हैं ना, जो हारता है वो नहीं कहता मैं अपने कारण हारा, वो कहते हैं भीतरघात हुआ। तो ये भीतरघात का आरोप तो मैं लगातार सुनता हूं। 2018 में बहुत सारे लोग हारे, वो कहेंगे भीतरघात, पर एक बात पक्की है, अब तो बूथ का रिजल्ट आता है। तो अगर वो कहते हैं सज्जन वर्मा के कारण हारे या जीतू पटवारी के कारण हारे, तो ये बात समझ आ जाती है कि भाई इनके क्या समाज के वोट थे, हाँ, ये क्या प्रभावित कर सकते हैं, क्या कोई इधर का, कोई मालवा का विंद को प्रभावित कर सकता है, कोई विंद का क्या मालवा को प्रभावित कर सकता है, कोई मालवा का को महाकौशल को प्रभावित कर सकता है। तो भीतरघात का आरोप तो बड़ा कॉमन है, ये बीजेपी में लगता है और कांग्रेस में भी लगता है कि इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया। तो अगर आप चुनाव लड़ रहे थे, आपको सबको लेके चलना था। सर, उपचुनाव के बारे में आपकी क्या तैयारी है? कौन सी उपचुनाव का इलेक्शन? उपचुनाव में हमने वहां के प्रभारी बना दिए, वहां के मंडल सेक्टर तैयार है। मैं 29 तारीख को मीटिंग कर रहा हूं, जो 3 है और 1 लोकसभा का है। मैं 29 तारीख को उनसे मीटिंग कर रहा हूं। नहीं, मैं सर्वे रिपोर्ट, एक इशारा होता है, वो सर्वे रिपोर्ट की, और बहुत सारे लोग जैसे आज मुझे खंडवा के भी मिले, रायगांव के भी मिले। प्रश्न होता है कौन सी जाति चलेगी, उस कौन सी जाति नहीं चलेगी, कौन से लोग, अब जैसे अपने जोबट में भील को दें, बिलाला को दें। अगर 60,000 बिलाला हैं और 5,000 भील हैं तो किसको दें, समझे? तो ये सब बातें देखी जाती हैं, इस पर बहुत कार्रवाई हो गई है। शर्मा जी, वासु भाई लास्ट। सर, आपने कहा सुप्रीम कोर्ट का जज इसकी इंक्वायरी करेगी, एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाएगा कौन? क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर चुका पिछले साल। देखिए, पहले छोड़िए, फॉरगेट द पास्ट। आप पहले ये होता था, ये बहाना बहुत बन जाता है, पहले ये होता था, ये बहाना मैं नहीं सुनना चाहता। ये है कि आज के दिन ये स्थिति है। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट जज विद द ऑपोजिशन कंसेंट, विद कंसेंसस विद द ऑपोजिशन, उसको बनाए। अगर आप कोई सुप्रीम कोर्ट जज को बनाने जाएंगे जिसकी आप जासूसी खुद कर रहे हो, उसका क्या फायदा होगा? तो सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जज हैं जिसकी, तो आप विरोधी दलों से आस्क द ऑपोजिशन इन विद कंसेंसस विद द ऑपोजिशन, यू शुड नेम अ सुप्रीम कोर्ट जज। बंसल से वासु भाई, उसके बाद अनुराग भाई। सर, आप मुख्यमंत्री थे तब आपने पत्रकारों के बीच दिग्विजय सिंह भोपाल से चुनाव लड़ रहे हैं, ये घोषणा कर दी थी। अरुण यादव खंडवा से लड़ रहे हैं क्या सर? वो उनके ऊपर है। मेरी सर्वे रिपोर्ट आ जाए और कोई कहे कि वो लड़ रहे हैं, वो पहले तो कैंडिडेट को खुद स्वीकार करना चाहता है वो लड़ेगा। अरुण यादव ने मुझे अभी तक तो नहीं कहा वो लड़ना चाहते हैं। अभी तक के सर्वे में उनका नाम आया? मैंने कहा सर्वे आ रहा है, सर्वे नहीं आया, नहीं तो मैं अभी बैठे बैठे यह नाम घोषित कर देता। अनुराग जी, न्यूज़ 18 से। सर, अरुण हो गया यादव की भैया। तरफ से देरी है सर, मतलब वो बोल रहे नहीं, सर्वे की देरी है। वहां के कार्यकर्ताओं से मैंने मीटिंग बुलाई है ना, मैंने कहा 29 तारीख को सबसे मैं अलग अलग भी बात करता हूँ। बहुतों ने मेरे से पिछले 15 दिनों में बात कर ली। कई जो उनके कट्टर विरोधी थे उन्होंने मुझे कहा देखिए हम नहीं लड़ना चाहते, पर जिसको भी आप देंगे हम कांग्रेस का साथ देंगे, ऐसे भी बात कर गए।
तो ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं। अनुराग, की आवाज सरकार तक जा रही है, क्योंकि आप पत्र लिखते हैं मुख्यमंत्री को तो उसका जवाब नहीं मिलते। अभी वो अगर तो आपने बोला आदिवासी दिवस पर छुट्टी की जाए, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। ये अब विधानसभा आ रही है 9 तारीख को, हम उनसे जवाब मांगेंगे वहाँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया।